यस। सो यस्टरडे हम लोग कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, रेडियस ऑफ एटम एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो द टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ दैट इज ए एंड रेडियस ऑफ एटम दैट इज आर। अब मैं पूरा नहीं लिख रही, आपके पास टॉपिक ऑलरेडी है। एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज डी। Manya, can you tell me what is nearest neighbor distance? Two nearby, two atoms which are in direct contact, two particles. Okay, तो क्या उस particles का उनका क्या distance between them from? उन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस एक दूसरे के साथ। जो particles किसी भी packing में जो टच करते हैं दूसरे को, उनके सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है। सो दिस रिलेशनशिप हमको 3 टाइप के पैकिंग के लिए करना है। सिंपल यूनिट सेल, प्रॉब्लम सिंपल यूनिट सेल में कौन से एटम डायरेक्ट टच में होते हैं? एडजेसेंट कॉर्नर्स वाले। कॉर्नर्स वाले। तो लाइक ठीक है, सिंपल आपको पता है कि जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये दोनों कॉर्नर्स, ये दोनों टच में होंगे, ये दोनों टच में होंगे, ये टच में, कोई भी आप कॉर्नर ले सकते हो। सो सपोज मैं ये ले रही हूँ, तो एक्चुअल सिचुएशन इज दिस, ये टच में है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम फॉर सिंपल यूनिट सेल? पिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप between A and R for simple unit cell? Yes, this is A, so A will be equal to 2R, isn't it? 2R. Yes, ma'am. The nearest neighbor distance is also this because they are in direct touch. So nearest neighbor distance, that is D, it's equal to A or 2R. सभी इक्वल है इसमें। एंड सेकेंड जो हमने FCC के लिए किया था, एंड FCC के लिए आपको एक चीज मैंने बताई थी, फेज डायगोनल निकालना भी कल सिखाया था। एंड फेज डायगोनल होता क्या है? सो आई विल जस्ट शो ओनली द फेज डायगोनल। हरगुन, तुमने वीडियो सुना बेटा? मुझे बताओ कि कौन से एटम डायरेक्ट टच में होते हैं FCC में? डायगोनल। कौन सा डायगोनल? फेस डायगोनल वाले एटम टच में होते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ फेस डायगोनल। ये सिर्फ मैंने अपर फेस दिखाया, लाइक यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाली कहानी है, सपोज ये FCC का है, बाकी नहीं मैं दिखाऊंगी। ये चीज़ को मैंने ऐसे दिखा दिया। एंड लेट दिस पॉइंट बी A, दिस बी B, दिस बी C, हियर ABC। ओके, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कल हमने ड्राइव किया था फेस डायगोनल, लाइक हियर फेस डायगोनल इज AB। AB विल बी इक्वल टू किसके बराबर आया था एच लेंथ के हिसाब से? AB फेस डायगोनल कितना? AB एक तो 4R के बराबर था, और क्या था? A√2। एक A√2 था। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। फेस डायगोनल जब भी आपको माइंड में आएगा तो आपके दिमाग में A√2 आ जाना चाहिए। हर बार ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ होगा ये कि आपको याद हो जाएगा। तो हमने ड्राइव कल कैसे किया था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, AB स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, so it will be A square plus A square. Now if you want to find out AB, रूट आ जाएगा यहाँ पे, so 2A square under root, so it will be A√2। तो मैं बोल सकती हूँ that for FCC ये दोनों बराबर हो गए, A√2 is equal to 4R। तो एक इसके, ये FCC चल रहा है इधर, एक इसके इक्वल हो जाएगा, A will be 2√2R। ठीक है, ये √2 डिवाइड करोगे 4 में तो ये बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात?
Yes, and ma'am. nearest neighbor distance in FCC it will be equal to AB का half. ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कोई भी जो फेस डायगनल वाले हैं, ये वाला डायगनल ले रहे हो तो ये दोनों स्फीयर टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ए बी का हाफ है. सो डी हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को मानना है, दैट विल बी इक्वल टू ए बी का हाफ. ए बी अब तुमको मालूम है A√2 है, तो A√2/2 जिस मर्जी के साथ लिंक कर लो. आर के साथ लिंक करना है तो इट विल बी इक्वल टू 2R नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो सारे रिलेशनशिप आने चाहिए. न्यूमेरिकल में जैसे भी आपसे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हो. सपोज एज लेंथ पूछा है, रेडियस दी है, रेडियस पूछा है, एज लेंथ दी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछा है, एज लेंथ दी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएंगी चीज़ें. ये हम कर चुके हैं. तो हमारा अभी BCC रहता था, वो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप करके देखना. उस पर आते हैं, देन वी विल डिस्कस अ फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो थर्ड वन इज BCC. BCC का जो यूनिट सेल है उसमें मैंने आपको कल बताया था और आपको इसका वीडियो भी शो किया था. कैन यू पीपल टेल मी कि BCC में निखिलेश कौन से टच करते हैं पार्टिकल्स? यस, BCC में मैम कॉर्नर्स वाले टच करते हैं तो बिल्कुल नहीं. तेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है. तो कॉर्नर वाले तो बिल्कुल भी टच नहीं करते. अक्षित, यस मैम. कौन से टच करते हैं? भाई तुम लोग पढ़ते लिखते क्या बिल्कुल भी नहीं हो बेटा? ऐसे कैसे डायगोनल काम फेस चलेगा? में. कौन सा डायगोनल? बॉडी डायगोनल वाले एटम टच करते हैं. एक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? प्रभनूर, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4. या 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं. बॉडी डायगोनल का मतलब इस कॉर्नर से लाइक इस कॉर्नर पे जा रहा है. ये वाला लोगे तो जैसे मैं बनाऊं इसको तो ये वाले तीनों टच करेंगे. ये वाला लोगे तो ये वाले टच करेंगे. कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, बट इजी रखने के लिए हम ये वाला ले लेते हैं. किसी ने निकाला है बॉडी डायगोनल? सपोज मैं इसको A बोलूं, इसको सपोज मैं B बोलूं. किसी ने फाइंड किया कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आ रही है? Yes, ma'am. डबल पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. हाँ, 2 बार लगा था तो. बिल्कुल 2 बार लगेगा. कितनी आई निकाली थी? निकाली मैम नहीं. अंडर हाँ 2a स्क्वायर 2a आई थी. ना, बिल्कुल नहीं. A√3 आएगी. √3 है. यस मैम ये तो फिर प्रॉपर आंसर है. अच्छा ठीक है, मेरे को लगा पहली पाइथागोरस वाले का आंसर पूछ रहे हो. बॉडी डायगोनल विल बी A√3. कैसे देखते हैं बेटा? बाकी लोग देखो जरा इधर बेटा, देखो ध्यान दो जरा. वैसे डेरिवेशन नहीं आती है, बट समझ के करोगे देन आसान है. एक मिनट, मुझे ए बी निकालना है तो मुझे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा. लेट दिस पॉइंट बी C. Isn't it ACB? राइट एंगल ट्रायंगल ACB लेना पड़ेगा. मुझे क्या निकालना है? AB निकालना है मुझे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे AB मेरा पिया कौन सा डायगोनल है? AB बॉडी डायगोनल है. ठीक है, बॉडी डायगोनल. तो क्या मैं पाइथागोरस लगाऊं हर गुण? तो क्या मैं लिख सकती हूँ AB इज इक्वल टू AC² प्लस BC² अंडर रूट? प्लीज रिप्लाई में. यस मैम. राइट एंगल ट्रायंगल ACB में ये एंगल 90 का बनेगा ना, तो इसके ऑपोजिट AB आपका ये पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज हो गया. सो इट विल बी AC² प्लस BC² उनका अंडर रूट बन जाएगा. तो अभी AC कितना होगा? AC हम FCC में निकाल के आए हैं ना जशन. AC बॉडी सॉरी ACC क्या फेस डायगोनल है? जशन कैन यू लिसन टू मी? AC क्या फेस डायगोनल है? फेस डायगोनल का वैल्यू कितनी थी? अभी निकाली थी. जशन बेटा आप बोल सकते हो माइक ऑन करके. AC की वैल्यू A√2 थी. AC इज फेस डायगोनल. प्लीज टेक केयर, फेस डायगोनल की वैल्यू हमेशा A√2 है. उसको अब दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है. निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल उसमें जाएगा. बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, सो आई एम यूजिंग द वैल्यू डायरेक्टली. A√2 इज AC उसका स्क्वायर प्लस BC.
जशन BC कितना है, बताओ जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है. Isn't it BC my edge length? Yes, BC is A. Your answer is right. So it will be A square. So ओवरऑल अंडर रूट लगाया तो ये बन गया A√2 क्या बन जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बन गया 3A स्क्वायर अंडर रूट. So my AB will be A√3. Is it clear how I have calculated this body diagonal? Everyone? निखिलेश, ma'am. अक्षित, यस मैम. दो रिजल्ट निकल के आए. ओके, दो रिजल्ट याद रखना. फेस डायगोनल will always be equal to A√2. Body diagonal will always be equal to A√3. और आपको ये किसी भी यूनिट सेल में, लाइक हम तो क्यूबिक के साथ ही डील करेंगे, क्यूबिक वाले में आपको ये पहचानना आना चाहिए विच वन इज फेस डायगोनल एंड विच वन इज बॉडी डायगोनल. ठीक है, चलो मैंने अभी आपको बताया ये है कि ये बॉडी डायगोनल वाले टच करते हैं. बेटा आपको जो मैंने इतनी वीडियोस दिखाई थी उसका सिर्फ पर्पस पता है क्या था, कि आप कभी भूलो मत कौन से टच करते हैं. अदरवाइज टीचर को क्या ज़रूरत है वीडियोस आपको दिखाएं या मैं आपको बना बना के स्ट्रक्चर्स दिखाऊं. तो विजुअलाइजेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग हो, चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से रिटेन करो. तो BCC में कॉर्नर वाले टच नहीं करते, सिंपल में कॉर्नर वाले टच करेंगे, सिर्फ कॉर्नर वाले. FCC में फेस डायगोनल वाले टच करेंगे, BCC में बॉडी डायगोनल वाले टच करेंगे. नाउ यू कैन सी बॉडी डायगोनल वाले मैं ब्लैक सर्कल कर देती हूँ. दिस वन एंड दिस वन, ये टच कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती, आपको पता है ये टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें R कितने आएंगे, ये एक एटम है तो आधा इसका मतलब हो जाएगा. समझ रहे हो ना, मैंने डार्क कर दिया थोड़ा इसको. 1 मिनट या चलो इसको वापस लाइट कर देते हैं. अब देखो ये इसका रेडियस है, ये R है, इसमें 2 R आ गए, एक R इसका, तो टोटल 4 R है. 4R is equal to AB and you know AB is body diagonal and body diagonal is A√3. So it means I can write A√3 is equal to 4R. And what is the relationship between A and R for BCC? It will be equal to A is equal to 4R by √3. Is it fine? बट आपको समझ में आ गया रिलेशनशिप, किस में रिलेशनशिप कर रहे हैं हम? Yes, ma'am. Edge length and radius for every unit cell. Every means we have 3 unit cells in our syllabus: simple, FCC and BCC. Jashan, Pia, Hargun, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now again, what will be the nearest neighbor distance? We are saying the atoms which are touching each other directly, their center to center distance. Now this is touching this directly, this is touching this directly. So basically my nearest neighbor distance will be equal to body diagonal ka half. Now you know body diagonal is A√3. So nearest neighbor distance will be A√3 by 2. Now if you want to check in terms of radius, again nearest neighbor distance will be equal to 2R, because again they are touching each other directly, so there are this one and R this one, that will be equal to D. So सभी में रिलेशनशिप आ गया. 3 क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं. अगेन माइंड में रखना एज लेंथ जिसको तुम लोग साइड बोलते हो A, रेडियस ऑफ एटम जिसको R हमने डेजिग्नेट किया, एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जिसको हमने स्मॉल d डेजिग्नेट किया. ओके बेटा, सो ये 3 मैंने आपको समझाने थे. अभी मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगी. न्यूमेरिकल्स करते हैं एंड यू विल बी मोर क्लियर कि किस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे. एंड मुझे याद कराना प्लीज़, आज मैं आपको वो थोड़ा NCERT में क्वेश्चन टिक करा दूंगी कि जितना अभी तक चैप्टर हो गया, अबाउट 60% चैप्टर इज़ डन. काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे, बाकी फिर आप आगे करेंगे. और लिख लेते हो ना आप साथ साथ जब मैं ये लिखा रही हूँ? बोलो. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. क्लास में नोट्स बनाते हो ना, वैसे लिखना है, ऐसे बस सुनते ही जाना कि बैठे हैं जी, मैम बोली जा रहे हैं और हम सुनी जा रहे हैं। वो दीपक सर जैसे आपको भेजते हैं ना, इसका भी पीडीएफ भेजते हैं क्या? वो एक तो रिकॉर्डिंग भेजते हैं जो लिखते हैं Yes, शायद। भेजते हैं। वो कैसे भेजते हैं? किसी को आता है? वो मुझे बताना, मैं भी आपको वो भेज दिया करूंगी। स्क्रीनशॉट लेते हैं शायद, इज इट? नहीं मैम, एक्चुअली वो फाइल में ही बनाते हैं। नहीं, सर बोल रहे थे कि मैं भी जूम में ही लिखता हूँ, वो जूम पे नहीं लिखते इसका मतलब। चलो मैं पूछ लूंगी, तो मैं भी आपको वो भेज दिया करूंगी। आई थिंक दैट विल बी इवन मोर यूजफुल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। Question 1. Please write down sodium metal crystallizes in BCC lattice. Sodium metal crystallizes in BCC lattice with edge length equal to 4.29 angstrom. ओके, आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बोलना नहीं है किसी ने, चुपचाप अपना कर लो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम also calculate the length of its body diagonal. देखो बीसीसी का ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। ओके चलो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो। इसका तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ऐसा नहीं है कि अब ऑफलाइन नहीं है मैम तो देख नहीं रहे, फटाफट उससे कर लो, आदत बिगड़ जाएगी मैम फिर। मैं तीन बता तीन रही हूँ, डेसिमल प्लेस पे आ रही है। 2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डेसिमल प्लेसेस सफिशिएंट होते हैं। ओके तो क्या बना है, देखो क्या कह रहा है, सोडियम बीसीसी बना रहा है, सोडियम मेटल बीसीसी बना रहा है, ठीक है। एज लेंथ इतना है। जशन हमें किस चीज का वैल्यू दे रखा है सिंबॉलिकली, प्लीज रिप्लाई मी, क्या दिया हुआ है ये? एज लेंथ को क्या लिखते हैं हम लोग? ए दिया है, बिल्कुल ठीक बताया जशन ने। ए इज इक्वल टू 4.29 एंगस्ट्रॉम एंड बीसीसी है, ठीक है। बनाना है बना लो, कोई वो बात भी नहीं है कि बनाना ज़रूरी ही है तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम जस्ट ड्राइंग टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर टू यू। Akshit, can you tell me that in BCC which atoms are in touch? Yes, Prabnoor, your मैम डायगोनल। बेटा गलत है आंसर, पहले वाला गलत है, दूसरे वाला दूसरे वाला भी डेसिमल प्लेस गलत आ रही है, पहले भी। मान्या तेरा पहला ठीक है। हाँ क्या बोला अक्षित? मैम डायगोनल वाले। प्लीज टेल मी विच डायगोनल, बॉडी और फेस? बॉडी। बॉडी, सो बॉडी डायगोनल ही है, ये टच में है। पिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर बीसीसी? A is equal to 2R वाला। बेटा a is equal to 2r is not for BCC, it is for simple. Simple
Yeah, it is written in the numerical that the unit cell is not simple, it is BCC. So तभी BCC, गलत आ रहा था मुझे लगता है। या BCC के लिए अभी हमने किया था 1 सेकंड पहले। हरगुन क्या था देखो, पिया चेक करो, 4r इज इक्वल टू a√3 नहीं लिखा? तो पूछा क्या है, रेडियस, तो r की वैल्यू निकालनी है, इट विल बी a√3/4। a इज गिवन √3 you know 1.732 डिवाइड बाय 4। प्रभनु बट क्या आ रहा है तेरा बेटा, ये एग्जैक्टली आंसर 1.857 है। तुम 3 तक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम 1.86 लिखोगे, ये आंसर है। उतना तो क्लोज है। क्लोज कहाँ आया, तूने 1.732 आंसर बताया मुझे। एक डेसिमल प्लेस तो सही होनी चाहिए भाई, 0 नंबर मिलेंगे। तूने तो √3 की वैल्यू बता दी उठा के मुझे। ये सारा ही काट दिया है। समझ में आ गया सभी को? बताओ बेटा। यस और बॉडी डायगोनल निकालना है तो सीधा ये a√3 निकालना है, और क्या। ए दिया हुआ है 4.29, √3 मालूम है 1.732, निकाल लो 7.44 आएगा एंगस्ट्रॉम। नो नीड टू चेंज इट इनटू मीटर और सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम में ही तुम लोग इसका आंसर दे सकते हो। ये भी इतना क्लोज है। बेटा एक डेसिमल प्लेस सही होनी जरूरी है, ऐसे नहीं लिख सकते जो तुम कर रहे हो, तो ऑप्शंस में पता चलेगा। अब एक डेसिमल प्लेस सही नहीं लिखोगे बोर्ड में तो गलत हो जाएगा। जहाँ पे ऑप्शंस होंगे वहां पे तो ये काम चल जाता है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। हरगुन, पिया, निखिलेश, अक्षित, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, देखो गलत बात है। मैम मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या दिक्कत है बताओ। बताना, ये जैसे आपने किया दोबारा बता दो बस। बीसीसी तो पता है ना ये होता है। पता है मैम। तो बीसीसी में टच कौन करते हैं बेटा, ये तीनों डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल वाले। तो इसका जो लेंथ है बॉडी डायगोनल का वो a√3 होता है ना। यस मैम। वो कितने आर के बराबर हमने लिखा था अभी, 4r। 4r। तो बस आर की वैल्यू पूछी है ना उसने, ठीक है। तो 4 नीचे चला जाएगा। ए की वैल्यू पुट करो, √3 पुट किया, 4 पुट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आ गया आंसर। बताओ क्या डाउट है। मेरी कैलकुलेशन गलत है शायद, अब नहीं आ रहा। कैलकुलेशन में भी हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है। यस मैम, हो गया। और दूसरा क्या पूछा है, बॉडी डायगोनल। ये तो आता है, ये तो आ गया समझ। ठीक, चलें आगे। चलो एक और कब आप लोग करके बताओ, मैं रब कर रही हूँ इसे। सेकंड क्वेश्चन, xenon crystallizes in FCC lattice and edge length of unit cell is 620 picometer. What is the nearest, ये तुम लोग अपना अपना निकालोगे और मुझे आंसर दोगे प्राइवेटली चैट में। व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ xenon atom? यस बी क्विक, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। 7 लोग हैं। आई वॉन्ट 7 आंसर्स, गलत हो सही हो आंसर्स चाहिए मुझे। xenon एक एलिमेंट है, उसको आपको जाने की जरूरत नहीं, बस उसके भी एटम्स होंगे, खत्म होगी बात। और आपकी केमिस्ट्री की क्लास बेटा लगेगी कल सेम टाइम पे।
एफसीसी का लैटिस है, एच लेंथ दिया हुआ है, रेडियस निकालना है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। पहले अपने माइंड में एफसीसी को इमेजिन करो, बना लो, फिर याद करो कि मैम ने कौन से बताया था टच में होते हैं, फिर रिलेशनशिप क्या था एफसीसी में, एज लेंथ में और रेडियस में, फिर उससे तुमको डी भी याद आ जाएगा। चैप्टर देखो मुश्किल नहीं है, थोड़ा इमेजिनेशन वाला ज़रूर है, बट पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, रादर इट इज़ ईजियर देन सॉल्यूशंस चैप्टर। इसका पिकोमीटर में है ना? अच्छा 1 मिनट रुको। हाँ जी फटाफट सभी लोग। I have got Prabhu's आंसर एंड मान्या। मान्या एक लिखा करो साथ में, किस चीज का आंसर दे रहे हो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का या रेडियस का? ठीक है प्रिया, तुमने भी नहीं लिखा, वैल्यू तो ठीक है बट क्या निकाला ये बताओ। प्रभनूर ने क्या लिखा था? नेबर डिस्टेंस। हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रभनूर ये किसका दिया बेटा? पहला डी का लग रहा है मुझे, अगला रेडियस। हाँ यस यस मैम, रिस्पेक्टिव ऑर्डर में दिए हैं। ठीक है। देखो बेटा एफसीसी है। निखिलेश, अक्षय तुम लोग कहाँ चले जाते हो? जशन आंसर नहीं आया। हरगुन वीडियो ऑन कराया करूं फिर तभी मानोगे लगता है मुझे, है ना? एक भी आंसर नहीं आया तुम लोगों का। तो हमको बेटा ए की वैल्यू दे रखी है, एक तो डी पूछा है, एक आर पूछा है। तो एफसीसी में वी नो वेरी वेल 4r इज a√2। हमने अभी 2 मिनट पहले ड्राइव किया था, कल भी किया था, आज भी कराया था। r निकाल लो, a√2/4, a is 620 and under√2 is 1.414, divide by 4। इसको सॉल्व करोगे सो योर r is 219.17 पिकोमीटर आ रहा है। एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d 2r के बराबर होता है, तो r निकाल चुके, तो इट्स कमिंग टू बी 438.34 picometers. You can find the nearest neighbor distance from your that phase diagonal as well. जैसे हमें पता है कि ये वाले टच करते हैं, फेज बनाया मैंने, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, d इज इक्वल टू a√2/2, तो भी सेम आंसर आएगा, या तुम 2r भी कर सकते हो। हर गुण r ठीक है बेटा, d कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। जशन आंसर कहाँ है? निखिलेश मैम मेरे पास फोन नहीं है मैम। क्या नहीं है? फोन नहीं है मैम भेजने के लिए। क्लास किस पे लगा रहे हो? लैपटॉप पे मैम लगा रहा हूँ। मैं समझी नहीं, तो चैट में आंसर नहीं लिखा सकते लैपटॉप में? मैं भी लैपटॉप में ही लगा रहा हूँ मैम। मैं भी लैपटॉप में ही पढ़ा रही हूँ, ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? समझ नहीं आया बेटा मुझे। हम मे भी इसको लगा कर भेजनी है सॉल्व करके। आंसर भेजने रजे कर ले। ठीक है। हरगुन ये मिस्टेक पता लगी? यस मैम। जशन आंसर किथे है? तो इस टाइप के बेटा इसमें क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए? कर लोगे, आसान है।
अब देखो आ गया। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मान्या मुझे बताना, सिंपल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। अरे भूल जाते हो। सिंपल यूनिट सेल कौन सी पैकिंग से बना था जब स्क्वायर वाले को एक्सटेंड किया था? 4 अपनी लेयर के, एक ऊपर एक नीचे, अच्छा 6 है इसका। प्रवनूर एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। 12। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जशन? एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। एचसीपी कौन सी वर्ड्स को कवर करके बनता था? टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। एफसीसी या सीसीपी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। अब मैंने तुमको बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया अभी तक, ठीक है? यही हमने करने हैं, तो मैं बीसीसी का तुमको समझा देती हूँ थोड़ा। उसके बाद मैं एक टॉपिक उठाऊंगी, पैकिंग एफिशिएंसी। ये दिमाग में रखने हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। सीधा सीधा ना ये मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर, और बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि 6 था। मोस्टली आंसर 4 होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखनी है बातें। ओके। अच्छा बेटा, बीसीसी में पैकिंग बताने जा रही हूँ, थोड़ा इमेजिन करना। और ये भी ऐसा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर है। जो बीसीसी का यूनिट सेल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, याद रखना। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसका? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक को कितने डायरेक्टली टच करते हैं, एक एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच करेंगे। ये देखो, ये स्फीयर्स हैं, मान लो ये स्फीयर्स ना मैंने थोड़े थोड़े, जैसे हम पहले 1D में क्या करते थे, बिल्कुल ऐसे क्लोज रखते थे ना, फिर हमने 2D बनाई थी उससे, उसको बिल्कुल उसके नीचे नीचे अलाइन करा देते थे। 2D की बात करूँ तो मैं, फिर उसके नीचे अलाइन करा देते थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाती थी 2D में। अब इमेजिन करो मैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस दे रही हूँ, रख तो मैं वैसे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रख रही हूँ। सरफेस है, सरफेस पे ये बॉल्स पड़ी हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, समझे? ये पहली लेयर बन गई। क्या बन गई? पहली लेयर। ए बोलना है बोल लो, बस पैकिंग को समझना जरा। फिर दूसरी लेयर में मैंने क्या किया, स्फीयर्स यहाँ रख, ये स्फीयर है। देखो ये डिस्टेंस, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बनता है, एक्चुअल में मतलब ये ऐसे सिचुएशन होगी, थोड़ा थोड़ा सा होगा। जो जब 4 आप टिकाओगे, इमेजिन करो अभी आप मान लो उस पर टेबल है आपके आसपास कोई, उस पर 4 बॉल्स रख दी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और इन चारों के ऊपर एक और बॉल टिका दी, एक एटम टिका दिया। ये बना रही हूँ मैं। वो एटम ये चारों को टच करेगा। आर यू इमेजिनिंग इट? समझ आ रहा है? फिर ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है? उसके बाद क्या किया, फिर जो थर्ड लेयर रखनी है उसके स्फीयर्स बिल्कुल रेड के ऊपर ऊपर आएंगे, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेट मी शेयर वन वीडियो, उससे पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ चलो, बीसीसी ओपन हो गया। लेट मी शेयर विद यू पीपल। अगेन आई विल प्रोसीड द सेम वे। मैं वॉइस ऑफ कर रही हूँ। ये देखो, ये ना बंद भी हो जाएगी तो आप रीजॉइन करना, बट अभी है। ये देखो, ये पहली लेयर है, समझ रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा इसने डिस्टेंस पे रखा है, आप देख पा रहे हो तो लिटिल बिट है। जैसे ये 4 है, फिर जो ऑरेंज होंगे इनके ऊपर आ गए, फिर इनके ऊपर, फिर ऑरेंज वाले, ऑरेंज वाला बॉडी का सेंटर बन जाएगा, ऐसे होगा।
ये बीसीसी पैकिंग है। अब इसमें से एक यूनिट सेल निकलेगा, देखना ये निकला, देख रहे हो ना तुम। अब इसमें क्या है, एक को ये जो बीच में है इसको चार ऊपर वाले 4 नीचे वाले टच करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है बेटा। उसी तरीके से देखो आपको मैं 1 मिनट के लिए इसको वापस जाती हूँ। ये देखो ये पैकिंग है पूरी, एक ऑरेंज वाले को ब्लू वाले 8 टच करते हैं, और ऐसे ही पैकिंग आगे आगे बढ़ाओ तो ये दिखता है कि एक ब्लू वाले को 8 ऑरेंज वाले टच करते हैं। वो पूरी पैकिंग बढ़ाने से पता लगता होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने का मतलब ये होता है कि हर एक एटम को 8 टच करेंगे डायरेक्टली बीसीसी में। आ गई बात समझ में? A single atom is directly connected to 8 neighboring atoms, which we call as the coordination number. So that I want to explain. अभी मैं वापस आती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो पैकिंग मेरे दिखाने का इतना ही मतलब था ताकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन हो जाए। सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट? इन बीसीसी माय कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाउ मच मान्या? 8. 8. In simple, my coordination number Prabnur is 6. 6. In FCC, Pia coordination number is 12. 12. In HCP coordination number Hargun 12. 12. So please remember these points. Okay. उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे कहीं साइड पे, ऐसा करके स्टार लगा के क्वेश्चंस आएंगे आपको सीधे सीधे। अब बेटा आपको ये भी पता चल गया कि इनमें रिलेशनशिप क्या है, एच लेंथ में और सब में, इन तीनों में करना है हमको। एचसीपी है नहीं हमारे सिलेबस में। अब मैं टॉपिक उठा रही हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी जो डेरिवेशंस हैं बहुत आसान है, आप मैथ्स में थोड़े भी ठीक हो, पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी आ रही है, और आपको ये मालूम है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो हमने पहले दूसरे लेक्चर में कर लिया था। इफेक्टिव नंबर याद है ना कि सिंपल में 1/8 × 8 = 1 एटम होता है, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, एक्चुअल में बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं। आपको दो चीज़ों की समझ होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, तो आप इजीली पैकिंग एफिशिएंसी ड्राइव कर लोगे। बोर्ड में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है पैकिंग एफिशिएंसी को ड्राइव करने के लिए। वैसे केमिस्ट्री में डेरिवेशंस नहीं रहती हैं, बट जो हैं 2-3 उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी तुम लोगों को मैंने बताया था, इट इज़ 52.4%, and packing efficiency of FCC is 74%, which is same as that of HCP, और BCC की बता देती हूँ वो 68% आती है। समझ आ रही बात? तो आपके सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में, एक तो सिंपल की डेरिवेशन आएगी, एक FCC की और एक BCC की। ये तीनों डेरिवेशंस में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आने के बहुत चांसेस रहते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, और वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ इट्स वेरी क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला लिखना हो पैकिंग एफिशिएंसी का, फॉर्मूला क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस या मैं कह लूँ वॉल्यूम, एक ही बात है, ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम या मैं कह लूँ स्पेस अवेलेबल। इनटू 100। सिंपल बात है, जैसे आप लोग अपने मार्क्स कैसे निकालते हो, 20 नंबर का पेपर था, ठीक है, उसमें मान लो 18 मार्क्स आए, तो 18/20 × 100। कितनी स्पेस टोटल है, उसमें से कितनी ऑक्यूपाइड है, इनटू 100।
जैसे मान लो अभी आप जिस भी रूम में बैठ के क्लास लगा रहे हो, वो पूरे रूम का वॉल्यूम होगा ना कुछ, और उसमें जो आपका सामान पड़ा है वो सारे सामान को हम इकट्ठा करके उस सामान का वॉल्यूम निकाल लें, तो सामान ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है अपॉन आपके रूम का वॉल्यूम कितना इंटू 100, तो ये पता लगेगा कि मान लो जी 60% रूम भरा हुआ है, 40% रूम खाली है। तो वो चीज़ है। टॉपिक समझ में आ गया? इट इज़ कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. So let's start with the calculation how we will get the value of 52.4% packing efficiency for simple unit cell. So please write down the heading simple or पता ही है हमको कि it has atoms only at the corners. तो अब आपको ये भी मालूम है कि इसमें कौन से टच करते हैं। निखिलेश, सिंपल यूनिट सेल में कौन टच करता होता है? कौन से पार्टिकल्स? होते हैं सॉरी, प्लीज रिपीट। कॉर्नर्स पे हम करते हैं। हाँ, कॉर्नर्स वाले एटम जो हैं वो टच करते हैं सिंपल यूनिट सेल में, ठीक है। फिर माइंड में अपना आपको कोई भी एज बनाना है, मान लो ये चीज़ मैं अलग से बना देती हूँ और तुमको मालूम है ये एज लेंथ है ए और रेडियस पता है अब हमको। पिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर फॉर सिंपल? A is equal to 2R. ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, एज लिख लेते हैं एज लेंथ, पूरा डेरिवेशन प्रॉपर कर लो। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू आर। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो कि इफ आई एम टेकिंग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज ए, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? तुमको पता है कि हम क्यूबिक के साथ डील करते ए होते हैं। क्यूब। यस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो पूरा यूनिट सेल है आपके पास उसका वॉल्यूम ए क्यूब कैसे आएगा बेटा? क्यूबिक होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आता है। तो एज लेंथ ए इंटू ए, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब। क्या इसी को मैं वॉल्यूम अवेलेबल बोल सकती हूँ? बोलो। वॉल्यूम अवेलेबल मतलब मेरे पास जैसे आपका रूम है, आपके रूम की कुछ डायमेंशंस होंगी, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, तो पूरा रूम का कुछ वॉल्यूम होगा आपके। तो वैसे ही मेरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, इतनी जगह मेरे पास है, इसको मैं देखती हूँ कि इसमें से कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है। ठीक है जशन, समझ में आ गई इतनी बात जितना अभी लिखा है? ओके, अब देखो वॉल्यूम अवेलेबल इतना इतना मेरे पास अवेलेबल था। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स per unit cell in simple? Priya, what is the answer for this which I have written? मैम मतलब कि कितना वो एक लेता है? 1/1/8। अरे नहीं, 8 1/8 into 1/8। into 8 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वही। पर यूनिट सेल। वही है ना कि एक्चुअल में कितने एटम से यूनिट सेल बना है, जो हमने पहले किया था कि लगता तो था कि 8 एटम से बना है, बट एक्चुअली हर एक एटम का 1/8 इसका अपना है। तो हर एक एटम का कितना पोर्शन इसमें घुसा हुआ है? 1/8। तो 8 एटम्स का टोटल कितना पोर्शन इसमें हो गया? 1 एटम जितना। आगे बात समझ में ये? यस मैम। और वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम को स्फीयर मानते हैं, स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r क्यूब, इजंट इट?
यस मैम। ठीक है ना ये बात? आपके पास कितने एटम्स हैं? एक एटम है, और वॉल्यूम ऑफ किसी भी एक एटम का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ है। ठीक है, मैम फिर ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें r³ नहीं लेना चाहिए था? क्यों? यूनिट सेल की तो अपनी एज लेंथ है। अब रिलेशनशिप लगेगा ए और आर में, देखो अभी समझ में आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? ऊपर क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। नीचे क्या लिखते हो? वॉल्यूम अवेलेबल इनटू 100। आपके पास आपके रूम की कितनी जगह है? आपके रूम की जो जगह है वो उसमें बड़ा टेबल थोड़ी डिपेंड करता है। उसमें आप रूम में कोई बॉल ला के रख दो, रूम का वॉल्यूम तो रूम के जितना ही रहेगा, वो तो A³ ही है। उसमें मान लो आपका रूम सब कुछ बाहर निकाल दें, टेबल कुर्सी बेड, एक बड़ी सी बॉल ला के रख दे, तो रूम की कितनी जगह भरी हुई है? जितनी जगह एक बॉल ने ऑक्यूपाई की है उतनी जगह भरी है। रूम की जगह कितनी है? A³ है। उसमें से कितनी जगह भरी हुई है? 4/3πr³ जितनी जगह भरी हुई है। कितनी बॉल्स हैं रूम में? एक ही बॉल है। परसेंटेज के लिए इनटू 100। समझ में आया ये बात? बोलने की कृपा कर लो। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? कल बोला था ना, जब मैं पूछूंगी आप लोग मुझे चैट में हाँ ना का जवाब दोगे। सभी लोग बताओ, जो मैंने अभी तक लिखा है वो चीजें समझ में आ गई आपको सिंपल के केस में? पैकिंग एफिशिएंसी में हमेशा नीचे जितना उसको अपने कमरे से इमेजिन कर लिया करो। कमरे का वॉल्यूम कितना है? आपको कोई बोले आपका कमरा कितने के बाय कितने का है, कितना उसका वॉल्यूम है ना? तो आप उसकी लेंथ मेजर करोगे, उसकी ब्रेड्थ मेजर करोगे और हाइट मेजर करके बताओगे कि हमारे पास इतना बड़ा कमरा है और उसमें कितनी जगह भरी हुई है, जितना सामान है, या सामान निकाल के बॉल उसमें घुसेड़ दी हमने, तो वो चीज़ है। कितनी बॉल पड़ी है? एक ही बॉल है, एक ही एटम है उसमें। अब इसमें किया क्या जाए? आपको पता है ए और आर में रिलेशनशिप क्या है? सिंपल क्यूबिक है तो A = 2r होता है। तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ? पैकिंग एफिशिएंसी = 4/3πr³ अपॉन A³ था। A को क्या मैं 2r का होल क्यूब नहीं लिख सकती? क्यों लिख रही हूँ मैं ये? क्योंकि मुझे मालूम है कि सिंपल में A 2r के बराबर है। समझ में आ गई बात? यस मैम। तो 2 × 2 × 2 8, 8r³ × 100। अब कटिंग पटिंग हो जाएगी, r³ के साथ कट गया, तो बस कैलकुलेशन कर लो। ये 8 आ गया, ये गया π/6 × 100। कैलकुलेशन करके देखो जरा, अभी अपने मोबाइल पे कर लो, टाइम बच जाएगा। 52.4% देखो आएगा, कंफर्म कर सकते हो। कई बार कंपटीशन में π/6 भी लिखा रहता है फ्रैक्शन में, परसेंटेज जरूरी है ना, जैसे जेई वगैरह में वो ऐसे घुमा देते हैं, कितने फ्रैक्शन ऑक्यूपाई है? π/4, π/6, π/2, पाई, तो आंसर होगा π/6। परसेंटेज पूछा है तो 52.4%। एनी डाउट्स टू एनीवन? नो। ये 5 मैंने दोबारा लिख दिया, वो समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी, निखिलेश, अक्षित, पिया, हरगुन और जशन, तुम 5 लोग बताओ मुझे। मान्या और प्रभनूर ने बता दिया। अगेन आई एम सेइंग, बहुत इजी है, ध्यान से करोगे और बहुत स्कोरिंग है। फ्री के नंबर है ये। अब देखो क्या करोगे, अभी मैं एक FCC कराऊंगी आपको। अब आप क्लास देखो बंद करोगे ना जैसे, तो रात को जो पढ़ते हो या सुबह पढ़ते हो, जो भी जिसका शेड्यूल है, एक बार देख लिया करो कि क्या किया, अपनी कॉपी खोल ली। 1-2 दिन में मैं सर से सीख के ना जो मैं लिखती हूँ वो भी आपको भेज दूंगी, फिर और आसान हो जाएगा। एक बार देख लिया, फिर एक फ्रेश पेज लिया, रफ पेज, उस पर खुद करने बैठे कि पैकिंग एफिशिएंसी मैम ने क्या क्या बताया था, हाँ क्या हम उसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं?
तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ते टाइम कितनी चीज़ें रिटेन कर पाते हो। जो चीज़ नहीं हो रही फिर दोबारा कॉपी खोल के देखो या लैपटॉप खोल के, जैसे भी रिकॉर्डिंग सुनना है या जो भी आपने नोट किया। So this is the best way. Revision is the key to attain good rank in any competitive exam या good marks in your boards. +1 +2 में थोड़ा एफर्ट लगेगा। ये सिंपल का हो गया। अब इसी तरीके से FCC का करते हैं। एक समझ में आ गया तो बाकी टिप्स पे हो जाएंगे। देखो जरा, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी वैसे पता है 74% आएगी, ठीक है, उसको निकालनी आनी चाहिए। फंडा सेम है, बना लो फटाफट, अपने से बनाओ और बताओ मुझे। डेरिवेशन में फिर उसको लिखना है, लेट एज लेंथ इतना, रेडियस ऑफ एटम ये। एक बार बना देना, बोर्ड में एग्जामिनर को भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ बच्चे को आता है। तो ये हो गया लेट, प्रॉपर लिख के आना। लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है, रेडियस ऑफ एटम आर हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यू भी लेना है भाई। FCC का फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो ए क्यूब। स्पेस अवेलेबल तो ए क्यूब ही रहनी है हमेशा, क्योंकि हम क्यूबिक ले रहे हैं। स्पेस अवेलेबल ए क्यूब है जो डिनोमिनेटर में जाएगी। नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ FCC, ये कितना होता है? 4। 4। याद है ना? 1 कैसे आता था? 4 1/8 × 8 प्लस हाफ × 6। जो फेस सेंटर के होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो अब वही सिचुएशन इमेजिन कराती हूँ। आपका रूम है, खाली है, मान लो कमरा, सारा सामान हमने बाहर फेंक दिया निकाल के। रूम का वॉल्यूम कितनी जगह? रूम की ए क्यूब है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वो कमरे में मैंने 4 बॉल्स रख दी, तो कमरा कितना भरा हुआ है? जितना 4 बॉल्स का वॉल्यूम है। बॉल्स कैसी शेप की हैं? बॉल स्फेरिकल है। एटम कैसी शेप के हैं? एटम स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? फॉर्मूला आता है हमें 4/3 πr³। आर क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे स्फीयर क्या ले रहे हैं हम? एटम। तो वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मान लो मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्या आप लिखोगे? प्लीज रिप्लाई मी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा? शुडंट आई राइट 4 × 4/3 πr³? क्या ये बात समझे? यस मैम। बेटा एक Yes, एटम ma'am. का वॉल्यूम, एक स्फीयर, कंफ्यूजन हो रही है तो एटम लिख लो भाई। एक एटम का वॉल्यूम इतना है। कितने एटम्स हैं? 4 एटम है, तो 4 एटम का वॉल्यूम कितना होगा? × 4। वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना, बाकी तो जगह सारी खाली है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल × 100। कितनी जगह भरी है जी? 4 × 4/3 πr³। कितनी जगह है हमारे पास? ए क्यूब × 100। एक मिनट, इसको ढंग से लिख लें। यहाँ तक बताओ, सभी लोग लिखो चैट में, समझ में आ गया ये जो जितना अभी तक किया? दो तीन बच्चे रह गए, पिया, जशन। यस मैम। ओके, अब इधर देखो, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन अब करने के लिए हमें कटिंग करना जरूरी है। कटिंग करने के लिए भाई ऊपर r³ है, नीचे a³ है, दोनों च रिलेशन ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। या तो r ਨੂੰ a ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਚ ਪੁੱਟ कर लो या a ਨੂੰ r ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਚ पुट कर लो। यूनिट सेल कौन सा है? FCC। नाउ कौन मुझे बता सकता है कि FCC के लिए क्या रिलेशनशिप होता है? फेज मैम
2√2 है। r हाँ तो a बेसिक is equal to 2 बेसिक क्या है, फेज डायगनल a√2 4r के बराबर है। यही किए थे हम लोग, ये आसान है सबसे ज्यादा। फेज डायगनल a√2 होता है और उसमें कितने आर आते हैं, एक ये आर, इसके 2 आर, एक आर इसका। अब आसान क्या है इसमें, a आपका 2√2 आर आता है, जो मान्या बता रही थी। डायरेक्ट याद होता है, डायरेक्ट कर लो। मुझे लगता है कि ये याद रखना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 4 4 दा 16, 16/3 पाई आर क्यूब, ਤੇ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ 2√2 r ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ 100। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। 2√2 ਦਾ क्यूब करके देख लियो, r क्यूब ਨਾਲ कटिया जाऊगा, सब कैंसिल पेंसिल होके आपके पास 74% आपका आंसर पूरा निकल के आएगा। दोबारा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले तो नाम में घुसा करो, क्या निकालना है, आपके पेपर में कितने नंबर आए। क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग में वो चीज़ कितनी एफिशिएंट है, कितनी जगह भरी है। ऊपर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, नीचे अवेलेबल वॉल्यूम इनटू 100। क्यूब के साथ डील कर रहे हो, वेरिएबल वॉल्यूम ए क्यूब, एज लेंथ को ये मान रहे हैं। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4, तो कितनी जगह भरी है, 4 एटम जितनी। एटम का शेप कैसा है, स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कितने एटम है, 4 हैं, तो कितनी जगह भरी है, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितनी अवेलेबल है, ए क्यूब इनटू 100। अब कटिंग कैसे करें, रिलेशनशिप पॉइंट में आएगा, फिर आएगा, मैम ने बताया था, वीडियो भी दिखाई थी कि एफसीसी में कौन टच करता है, फेस डायगनल वाले। फिर याद आएगा फेस डायगनल क्या होता है, a√2 4r, a इज इक्वल टू a√2r। वैल्यूज भरो, कटिंग करो, आंसर सामने। ठीक है जी। तो yes मैम। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया हो। सारा बेटा पढ़ लेना। देखो आप अगले हफ्ते टेस्ट होगा, मैं अच्छा खासा टेस्ट लूंगी चैप्टर का। ये अपना डेली का डेली करते रहो ढंग से, फिर मत कहना सारा चैप्टर ऊपर से गया। जितना मैं आपको करा रही हूँ ना, कोई नहीं करा सकता, मैं बैट लगा सकती हूँ इस ढंग से, कोई नहीं आपको कराएगा, कोई नहीं इतना पूछता। मैं मेहनत करा रही हूँ, इतना मैं बोलती हूँ, इतने वीडियोस ढूंढ के रखती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी पढ़ो और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ये सारा करके देखना। तो कल सेम टाइम हम लोग मिलेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।